हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 23वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 22 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। विकास बाइक चला रहा था तो वहीं अनिमेश उसकी पीठ पर सिर रखकर किसी गट्ठर के जैसे बैठा हुआ था। वो नशे में पूरा टल्ली हो चुका था। वहीं विकास ने थोड़ी कम पी हुई थी, पर वो भी काफ़ी नशे में था। यही वजह थी कि वो बाइक को लहराते हुए चला रहा था। वो तो शुक्र था कि उन लोगों ने एक सुनसान रोड पकड़ी थी, वरना उनके कहीं न कहीं भिड़ जाने की 100% चांस थे। अब बोल भाई, कैसा लग रहा है? विकास बोला। थैंक यू भाई, शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। तू सच में मेरा भाई है। आज तो दिन दिन नहीं रात बन गई बे। शराब और शबाब दोनों की कमाल थे भाई, कसम से क्या माल थी यार। हाय, जवानी का असली मजा तो आज ही लूटा है। वो नशे में लड़खड़ाते हुए बोल रहा था और हाथों को हवा में नचा रहा था। अब बता भी भाई, है कहीं तेरा वो मास्क मैन नजर आया कहीं? अभी तू एवं ही डर रहा था, वो बस तेरा बहम ही था। अब तू उस संभवी को भी नहीं छोड़ना और थोड़ा सा अपने भाई का भी ध्यान रख ले। एक बार मुझे भी चखने देना। वो तो तेरी गर्लफ्रेंड थी इसीलिए कहा नहीं, लेकिन यार कसम से बड़ा जोरदार माल है वो भी। उसके सामने इन बिकाऊ लड़कियों की क्या औकात। मिल बांट कर खाएंगे दोनों भाई। विकास ने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा तो एनी की आंखों के सामने भी संभवी के साथ उसके अतरंग पल घूमने लगे। यही वजह थी कि उसकी आंखों में भी अब हवस के कीड़े बिजबिजाने लगे थे। सही कहा भाई, तू तो मेरा यार है। चल, तू भी क्या याद रखेगा। बस अब एक बार वो आ जाए साली। मुझे मना करती है, मुझे इग्नोर किया। उस हरामजादे ने उस हराम पर अपनी जवानी लुटा रही है। अब तू देखियो मैं क्या करता हूँ। दोनों साथ में मजे कर लेंगे, फिर कमीनी का गुरूर टूटेगा। वो गुस्से से बोला। वही कोई था जिसके कानों में लगे छोटे स्पीकर्स में से जब ये सब सुनाई दिया तो गुस्से से उसकी मुट्ठियां भींच गई। छोटे छोटे गोल छिद्रों से झांकती उसकी आंखें अंधेरे में भी ऐसे चमक रही थी मानो कोई बाघ अपने शिकार के इंतजार में घात लगाए हुए बैठा हो। हाँ भाई, बिल्कुल यही करना। उसके स्पीकर्स में से विकास की आवाज सुनाई दी। फिर शांति छा गई। इधर दूसरी तरफ शांभवी शारव के साथ कॉल पर थी। हेलो हेलो शारव सर, सुनिए। हेलो, शांभवी लगातार बोले जा रही थी, पर सामने से शारव के बोलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। बस थी तो उसकी सांसों की आवाज। हेलो, क्या हो गया? कहाँ खो गए? हेलो ए पतिदेव। शांभवी ने बोलते हुए शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ उसके फोन के स्पीकर से आने वाली सांसों की आवाज थोड़ी और तेज हो गई थी, मानो वो गहरी नींद में सोया हुआ हो। हे भगवान, सो गए और कुछ सुना ही नहीं। हाँ, चूड़ियाँ बजाऊं कि बजाऊं कंगना, बोल तुझे कैसे मैं जगाऊं सजना। आपकी ये नींद भी ना कुछ भी कर लो खुलती ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया है आपको। 2 मिनट बात कर लेंगे और मैं बोल ही रही होंगी और ये सो जाएंगे। ई कितने बेकार हैं आप। मतलब ऐसे कौन सोता है? हाँ हूँ करते रहेंगे और 10 सेकंड बाद हेलो हेलो करते रहो और ये गए निद्रा देवी की गोद में। इतनी जल्दी कैसे नींद आती है? बस फिर सांसें ही सुनाई देगी इनकी और मैं पागलों की तरह ऐसे ही बड़बड़ाती रहूंगी। बेकार आदमी, वो मुंह बनाती हुई बोली, लेकिन सामने से अभी भी सिर्फ सांसें ही सुनाई दे रही थी। ओके, अब बड़बड़ाने का कोई फायदा तो है नहीं। आप तो सो ही चुके हैं तो मैं भी अब सो जाती हूँ। बाहें फैलाए, मुझे हक करना है। वो आंखें बंद करके ऐसे दुबक गई जैसे सच में शाहरुख की बाहों में हो। बाय, गुड नाइट, लव यू सो मच, उसने कहा और कॉल को डिस्कनेक्ट किए बिना ही हेड फ्री करके अपने सिर के पास रख लिया और सो गई। भाई भाई, अभी जल्दी रोक, एनी जल्दी से बोला। क्यों, क्या हुआ बे? विकास ने चौंकते हुए पूछा। वो बहुत तेज जोर का प्रेशर बन रहा है, वो जल्दी से बोला। भाई थोड़ा रुक जा, पब्लिक टॉयलेट तो आने दे। अभी तो स्पीड बढ़ाना वरना पेंट में ही बरसात हो जाएगी। वो अपनी जींस पर सामने हाथ रखकर दबाते हुए बोला। बस थोड़ा रुक, उसने कहा और स्पीड बढ़ा दी। सौभाग्य से लगभग 2 मिनट बाद ही उन्हें एक पब्लिक टॉयलेट नजर आया। विकास ने तुरंत बाइक रोकी, जिसके बाद एनी जल्दी से नीचे उतरा और टॉयलेट की ओर भागा। नशे में होने की वजह से उसके पांव इधर उधर पड़ रहे थे।
किसी तरह वो अंदर गया और बिना डोर बंद किए ही उसने अपनी पेंट की जिप खोली और खड़ा हो गया। दुनिया में असली मजा सुकून तो बस यही काम करते हुए मिलता है। उसने रिलैक्स होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, तभी उसके कंधे को किसी ने हाथ से छुआ। अबे साथ ही करेगा क्या? दूसरे वाले में जाना, एनी चिढ़कर कहा, लेकिन अगले ही पल फिर से किसी ने उसके कंधे को थपथपाया। तेरी माँ की बोलते हुए उसने सिर को पीछे की तरफ घुमाया तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई और पेशाब आना भी बंद हो गया। सामने देखकर उसके होश उड़ चुके थे। अनिमेष ने जब सामने देखा तो उसकी आंखें डर से फैल गई, क्योंकि बिल्कुल धुंधली रोशनी में उसे अपने सामने एक डरावना साया नजर आया, जिसकी आंखें मास्क के पीछे से गुस्से में चमक रही थी। एनी तुरंत उसकी तरफ पलटा। इस दौरान वो अपनी जिप बंद करना भी भूल चुका था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसने अपना थूक गटका और चीखने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि लेकिन अगले ही पल मास्क मैन का एक हाथ उसके मुंह पर था और दूसरे उसके प्राइवेट पार्ट पर। 2 ही सेकंड में दर्द की वजह से अनिमेष की आंखों से आंसू बाहर आ गए और उसके गले और कानों के पास की नसें उभर आई। एक पल को उसे महसूस हुआ कि उसकी जान निकल जाएगी, लेकिन तभी झटके से मास्क मैन अपने दोनों हाथ हटा लिए। ओ भाई, अब बाहर आ जा, अभी तक तेरा हुआ नहीं क्या? बाहर से विकास जोर से चिल्लाया, लेकिन एनी दर्द से दोहरा हो चुका था। अभी क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहा? विकास ने कुछ देर बाद वापस आवाज दी तो एनी ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा, लेकिन मास्क मैन कहीं भी नहीं था। मास्क मैन, वो अपनी आंखें फाड़कर इधर उधर देखते हुए बोला, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। अगले ही पल वो सीधा हुआ और बिना अपने दर्द की परवाह किए बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। बचाओ बचाओ, वो चिल्ला रहा था। अबे हुआ क्या भाई? ओ भाई! तभी विकास ने उसे ऐसे लंगड़ाते हुए बदहवास सा भागते देखा। उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन इस चक्कर में दोनों नीचे गिर गए। नशे की वजह से ना वो उसको संभाल पाया था ना खुद को। बचाओ बचाओ, एनी चिल्लाया, लेकिन सड़क पूरी खाली थी, इस वजह से उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। साले, तूने मुझे भी गिरा दिया, विकास गुस्से से बोला और उठकर अपनी कोहनी सहलाने लगा। भाई बचा ले मुझे, वो मार डालेगा। अनिमेष लगभग रोते हुए बोला। अबे कौन? किसकी बात कर रहा है तू? वो मास्क मैन, वो भूत है। वो अचानक दिखता है और अचानक गायब हो जाता है। वो मार डालेगा मुझे। एनी ने अपना सिर घुटनों में डालकर हथेलियों से ढक लिया। एनी, तू पागल हो गया है क्या? कहाँ है मास्क मैन? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। विकास ने चारों ओर घूमकर देखा, लेकिन उसे दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आया। वो अंदर था, अचानक गया कहीं और फिर गायब हो गया। एनी रोते हुए बोला। एनी यार, आसपास कोई नहीं है और मैंने तो किसी को भी अंदर जाते हुए नहीं देखा था। फिर वो तुझे कहाँ से दिख गया? वो चिढ़कर बोला। मैंने बोला ना, ही इज ए गोस्ट, वो भूत है, इसीलिए तुझे नहीं दिखा। तू सच में पागल हो गया है। कोई नहीं है यहाँ, तू उठ और घर चल, विकास ने उसे उठाते हुए कहा। नहीं, वो आसपास यहीं कहीं है, तू यकीन कर, मेरा वो है। विकास ने जब उसे उठाया तो वो रोते हुए उसे गले लग गया। भाई कोई नहीं है, वो बस तेरा वहम है और भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती है, समझा कर। चल अभी घर चल, तूने ज़्यादा पी ली है, इसी वजह से तुझे वो मास्क मैन दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो तेरे दिमाग में बैठा हुआ है, विकास ने उसे समझाते हुए कहा। जिसके बाद एनी थोड़ा शांत हुआ। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन सामने देखकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। भाई वो तेरे पीछे है, एनी ने मिमियाते हुए कहा और विकास को कस के पकड़ लिया। मैंने अभी देखा है, यहाँ चारों ओर कोई भी नहीं है। तूने इतनी लगा ली है, उसी का नतीजा है ये, मैं बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था। भाई इतनी मत पी, लेकिन नहीं सुनना किसे है। अब देख रहा है ना, तेरी इन हरकतों से मैं भी तंग आ चुका हूँ। अब मैं तुझे फिर कभी नहीं ले जाने वाला, उसने गुस्से से कहा। लेकिन एनी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने डरते हुए अपना सिर उसके कंधे से थोड़ा सा ऊपर किया और धीरे से आंखें खोली तो सामने दूर जलती स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में दिखाई दिया कि मास्क मैन उसी की तरफ घूर रहा था। अचानक ही उसने अपना हाथ ऊपर किया तो उसे उसके हाथ में एक लपलपाता हुआ खंजर दिखाई दिया। एनी की आंखें बड़ी हो गई। उसने विकास के हाथों से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसने इस बार उसे कसकर पकड़ रखा था। विकास छोड़ मुझे, वो हमारी तरफ आ रहा है, छोड़। तू भी भाग मेरे साथ, जल्दी चल, वरना वो हमें मार देगा। बस बहुत हुआ, अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला। कहा ना कोई नहीं है यहाँ, तू मेरे साथ घर चलेगा बस, विकास ने गुस्से से उसे हिलाते हुए कहा। लेकिन एनी के पाँव अपनी जगह पर ही जम गए थे। उसकी आंखें
मास्कमैन पर टिकी हुई थी, जो खंजर को हवा में घुमाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। भाई, वो तेरे बिल्कुल पीछे नहीं। बोलता इससे पहले ही मास्कमैन ने पूरी ताकत से उस पर खंजर से वार किया। एनी जोर से चीखा। एनी, एनी क्या हुआ? तू क्यों चीख रहा है? विकास ने उसे झंझोड़कर अपने सामने की तरफ किया तो उसे पता चला कि वो बेहोश हो चुका है। वहीं विकास के पीछे खड़े मास्कमैन का हाथ हवा में ही रुका हुआ था और वो खंजर अभी भी उसके हाथ में ही था। उसने एक नज़र एनी पर डाली और फिर बिना मुड़े ही पीछे की तरफ कदम बढ़ा दिए। एनी, एनी होश में आ भाई, क्या हुआ? एनी उठना। विकास उसे हिला रहा था। बेख्याली में उसने पीछे की तरफ भी नहीं देखा। वो बस अनिमेष को जोर जोर से हिला रहा था। तड़क थप्पड़ की जोरदार आवाज हॉस्पिटल के कॉरिडोर में गूंज उठी। जो भी लोग वहां मौजूद थे, सबकी नजरें आवाज की दिशा में मुड़ गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे वहां से ले जाने की? अनिमेष के पापा चीखे। वहीं विकास का एक हाथ उसके गाल पर ही रुक गया था। अंकल जी, वो मैं तो बस। विकास ने बोलने की कोशिश की, लेकिन एनी के पापा ने पहले ही उसकी बात काट दी। चुप, एकदम चुप। तुम्हारा दोस्त है ना वो? तुम्हें नहीं पता कि हम उसके लिए कितने परेशान हैं? उसकी हालत खराब है और फिर भी तुम उसे अपने साथ लेकर गए और शराब पिलाई। जरा सा भी सेंस है तुम्हें? मन तो कर रहा है तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूं, लेकिन तुम टेंशन मत लो। तुम्हारी शिकायत तो मैं तुम्हारे माँ बाप से करके रहूंगा। वो गुस्से से बोले। अंकल, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस एनी के कहने पर उसे लेकर गया था। मैं सच कह रहा हूँ, उसने ही मुझे मजबूर किया था। प्लीज आप मेरे मॉम डैड से कुछ मत कहना, वरना वो लोग मुझे कहीं नहीं छोड़ेंगे। विकास रुआंसा हो गया। तुम कोई छोटे बच्चे हो जो कोई तुम्हें मजबूर कर देगा? वो बोले। आप शांत हो जाइए, हम हॉस्पिटल में हैं। आप ऐसे बोलेंगे तो पेशेंट को दिक्कत होगी। और वो सही कह रहा होगा। आखिर एनी ने मुझे भी तो मजबूर करके रूम से बाहर निकाल दिया था। मैंने बताया था ना आपको, उसी तरह से उसने इसे भी मजबूर किया होगा। जब हमारा बच्चा ही ठीक नहीं है तो हम किसी और को दोष भला कैसे दे सकते हैं? हमें फिलहाल हमारे बेटे को ठीक होने के बारे में सोचना चाहिए। एनी की मॉम उसके डैड को शांत करवाती हुई बोली। तभी एनी के रूम से डॉक्टर बाहर निकले। उन्हें देखते ही उसके मॉम डैड उनकी तरफ लपके। डॉक्टर, क्या हुआ एनी को? वो ठीक है ना? उसकी माँ ने घबराते हुए पूछा। जी वो ठीक है, बस अल्कोहल के ओवरडोज की वजह से बेहोश हो गए थे शायद। आपको ध्यान देना चाहिए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन किया है, डॉक्टर ने कहा। जी डॉक्टर, लेकिन उसे होश कब आएगा? जी कुछ ही देर में आ जाएगा, आप चाहे तो अंदर जा सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर, उसके डैड ने कहा। और फिर वो लोग एनी के रूम में आ गए। वो लोग उसकी हालत को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। कुछ देर बाद एनी को होश आने लगा। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। एनी, एनी अब कैसे हो बेटा? उसकी माँ तुरंत उसके पास गई, लेकिन अनिमेष झटके से उठ बैठा। दूर हटो मास्कमैन, मास्कमैन, तुम मुझे नहीं मार सकते, दूर हटो। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिससे वो सब चौंक कर पीछे हट गए। एनी, एनी होश में आओ, हम हैं तुम्हारे मम्मी पापा, उसके पापा बोलते हुए उसकी ओर बढ़े। मैंने कहा ना दूर हटो मास्कमैन, बचाओ, प्लीज हेल्प मी। तुम मेरे पास मत आना, दूर हटो, दूर हटो। वो चीखा और बगल की टेबल पर रखी हुई चीजें उठा उठा कर फेंकने लगा। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ इसे? तभी उनका शोर सुनकर डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए वहां आ गए। उन्होंने जब एनी को ऐसे देखा तो वो शॉक्ड होकर रह गए। नर्स, इंजेक्शन दो, ही इज नॉट ए नॉर्मल पेशेंट, डॉक्टर चीखे। जिसके बाद नर्स ने जल्दी से उन्हें इंजेक्शन पकड़ाया। मिस्टर बाथम पकड़िए, उन्होंने कहा तो उन लोगों ने एनी को कसकर पकड़ लिया। उसके बाद डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दे दिया। कुछ देर तक एनी चिल्लाते हुए अपने हाथ पांव चलाता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और उसके हाथ पांव शिथिल पड़ गए। ओ माय गॉड, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि वो ठीक नहीं है? डॉक्टर ने उसके डैड की ओर देखा। डॉक्टर, वो एक्चुअली हमें ज़रूरी नहीं लगा, लेकिन आपने उसे कौन सा इंजेक्शन दिया है? अभी तो हमने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे कर काबू किया है, लेकिन इसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही है। और ये मास्कमैन कौन है? क्या बात है? उन्होंने पूछा तो एनी के पापा ने सब बता दिया। ओह, तो ये बात है। देखिए, मुझे लगता है आपको इन्हें जल्द से जल्द मेंटल असाइलम में ले जाना चाहिए, डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा। व्हाट? डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई ज़रूरत है। वैसे भी एनी का इलाज चल रहा है, हम रेगुलर इसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं। उसके पापा परेशान हो गए। ओह, बट मुझे तो कंडीशन ज़्यादा सीरियस लग रही है।
खैर आप उन साइकियाट्रिस्ट से एक बार कंसल्ट कर लीजिए और फिर देख लीजिए वो क्या कहते हैं, बट इनका इलाज जितना जल्दी हो उतना ही बेहतर होगा। डॉक्टर बोले, ओके डॉक्टर, हम बात करते हैं। सुबह हो गई थी लेकिन नींद के इंजेक्शन की वजह से एनी अभी तक सो रहा था। उसके मॉम डैड भी उसे सोते हुए ही घर ले आए थे क्योंकि और कोई ज़्यादा गंभीर बात नहीं थी। उन्होंने डॉक्टर शीतल चंद्रा को भी कॉल कर दिया था, जिसके बाद वो उनके घर पर ही आ गई थी। जी मिस्टर बाथम, अब पूरी बात बताइए, क्या हुआ था एनी को? डॉक्टर ने अनिमेश के पापा से पूछा। डॉक्टर, एक्चुअली एनी अब काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है, जिसकी वजह से उसने इसके बाद उन्होंने उन्हें पूरी बात बता दी। ओह, ये तो वाकई सही नहीं हुआ, ऐसी कंडीशन में शराब पीना। वैसे आपको कुछ और पता है क्या? आई मीन एनी ने मास्क मैन के बारे में कुछ और बताया हो, मतलब कुछ भी अलग? नहीं डॉक्टर, ऐसा तो कुछ खास नहीं बताया, बस मास्क मैन ही चिल्लाता रहता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, उसके डैड ने दुखी होकर कहा। बी स्ट्रॉन्ग मिस्टर बाथम, सब सही होगा, एनी ठीक हो जाएगा। अब एनी उठे तो मैं उससे बात करके देखती हूँ कि क्या कंडीशन है, डॉक्टर शीतल बोली और फिर कुछ सोचने लगी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो एनी सबसे छिपा रहा है? कहीं उसने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? कुछ पता चले तो उसके इलाज में कुछ हेल्प मिल सकती है। ये मास्क मैन का करेक्टर दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ऐसा ही रहा तो शायद एनी सुकून से रह ही नहीं पाएगा। खैर देखते हैं, उसने सोचा और फिर अपनी वॉच में टाइम देखने लगी। डॉक्टर, आपके इंजेक्शन ने असर किया है, एनी को होश आ रहा है, जल्दी चलिए। तभी उसकी माँ ने आकर कहा तो डॉक्टर उसके डैड के साथ एनी के रूम की ओर चल दी। वो लोग रूम में पहुंचे तो एनी ने अपना सिर पकड़ रखा था। मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, वो बुदबुदाया। एनी, हाउ आर यू? तभी डॉक्टर ने उसके रूम में एंटर करते हुए मुस्कुराकर कहा। अनिमेश ने अपना सिर उठाया तो उसे सब धुंधला सा नजर आ रहा था। यही वजह थी कि वो अपनी आंखें मसलने लगा। एनी, व्हाट हैपेंड? आर यू ओके? डॉक्टर थोड़ा पास आई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। लेकिन एनी के दिमाग में रात वाला सीन घूम गया जब मास्क मैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो तुरंत घबरा गया। दूर हटो मास्क मैन, बचाओ बचाओ। उसने उनका हाथ झटका और चिल्लाने लगा। एनी, रिलैक्स, प्लीज काम डाउन, लुक एट मी, आई एम नॉट मास्क मैन, मैं हूँ शीतल, योर फ्रेंड शीतल। डॉक्टर ने उसे शांत करने के लिए कहा और वापस उसके पास आने लगी, लेकिन उसने उन्हें धक्का दे दिया और बिस्तर से खड़ा हो गया। तो तुम चले जाओ, तो मुझे मार नहीं सकते, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज सेव मी। एनी ने हाथ जोड़ लिए और रोने लगा। एनी, शांत हो जाओ, डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ कोई मास्क मैन नहीं है। एनी, डॉक्टर फिर से उसकी तरफ बढ़ी। नो नो, प्लीज डोंट डू दिस, तुम नहीं मार सकते, दूर हटो, बचाओ मास्क मैन, दूर हटो, वो चिल्लाया और पीछे हटने लगा। वहीं डॉक्टर शीतल उसे शांत करवाने की कोशिश में उसके पास आ रही थी। अचानक ही एनी एक टेबल से टकराया। उसने डॉक्टर शीतल की ओर देखते हुए ही डरते हुए अपने हाथ से टटोला तो उसके हाथ में एक वास आ गया। मैंने कहा था ना कि दूर हटो, अब भुगतो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने फुर्ती से वास को डॉक्टर शीतल की तरफ फेंका। जब तक वो हटती उसके सिर पर वो जोर से लगा। वो चीखी और उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। एनी, उसके डैड ने जब ये देखा तो वो तुरंत एनी की तरफ दौड़े और उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, वो मास्क मैन मुझे मार डालेगा, इसीलिए मुझे उसे मारना है। वो मर जाएगा तो मैं ही बचूंगा, छोड़ो मुझे, एनी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसके पापा ने उसे कसकर पकड़ रखा था। डॉक्टर, आप ठीक तो है ना? उसकी माँ डॉक्टर के पास पहुंची। उनके सिर से खून बहने लगा था, चोट काफी ज्यादा लग गई थी। छोड़ो मुझे, एनी चिल्ला रहा था। जैसे ही डॉक्टर शीतल की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने देखा एनी के डैड को उसे पकड़कर रखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। वो तुरंत हरकत में आई। उन्हें काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन फिलहाल अनिमेश को कंट्रोल करना जरूरी था। आप प्लीज एनी को पकड़िए जाकर, मुझे उसे इंजेक्शन देना होगा। उन्होंने एनी की मॉम से कहा तो वो एनी की तरफ गई और उसे पकड़ लिया। इधर डॉक्टर जल्दी से अपने बैग में से दवाई निकालने लगे। उन्होंने जल्दी से इंजेक्शन तैयार किया और कराहते हुए एनी की तरफ बढ़ी। एनी के मॉम डैड ने उसे कसकर पकड़ रखा था। डॉक्टर ने जल्दी से उसे इंजेक्शन दे दिया और फिर वापस अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें भी काफी दर्द हो रहा था। यही वजह थी कि वो चुपचाप सिर को कस के पकड़कर बैठ गई। कुछ ही देर में एनी का शरीर
ढीला पड़ने लगा, जिसके बाद उसकी मॉम ने उसे छोड़ा और जल्दी से डॉक्टर शीतल की चोट पर पट्टी कर दी। तब तक एनी भी बेहोश हो चुका था, इसीलिए उन्होंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अब सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन सबके चेहरे पर गंभीरता थी। डॉक्टर शीतल चुप बैठी हुई थी, वहीं अनिमेष के मॉम डैड भी काफ़ी परेशान थे। सॉरी डॉक्टर, हमारे बेटे की वजह से आपको इतनी चोट लग गई। उसके डैड ने हाथ जोड़ लिए। इट्स ओके मिस्टर बाथम, मैं समझ सकती हूँ, बहुत से ऐसे लोगों से सामना हो चुका है मेरा। ये तो सब नॉर्मल है। खैर, अब मामला काफ़ी सीरियस हो चुका है, यानी वाकई काफ़ी ज़्यादा वायलेट हो चुका है, तो सही नहीं है। आई एम सॉरी बट अब मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकूँगी। उनकी आवाज़ में निराशा थी। तो फिर डॉक्टर, आई नो आप दोनों के लिए काफ़ी टफ होगा, बट मेरा सजेशन यही है कि आप जितना जल्दी हो सके उसे रिहेब सेंटर ले जाएं। वहीं जाकर अब इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब ये मैटर किसी भी साइकियाट्रिस्ट के अंडर में कंट्रोल में नहीं है। सो डॉक्टर शीतल ने गंभीर होकर कहा। तो एनी की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वहीं उसके पापा भी काफ़ी दुखी थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। इधर शांभवी और सारव एक साथ कॉलेज से वापस लौट रहे थे, जहां शांभवी पीछे की तरफ भागती सड़क को गौर से देख रही थी। वहीं सारव ड्राइव करते हुए बीच बीच में शांभवी की ओर देख रहा था। उसने सफेद रंग का सलवार सूट पहन रखा था, जिस पर लाल और नीले रंग में कढ़ाई की हुई थी, साथ में मैचिंग दुपट्टा और उस पर हवा में उड़ते हुए खुले बाल। बड़े बड़े झुमके और लाइट मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनजाने में ही सारव का दिल उसे देखकर धड़क उठा था। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वहीं शांभवी के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही थी। किस बारे में पता नहीं। अचानक से ही उसने साइड में गाड़ी रोक दी, तो शांभवी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। इधर क्या देख रही हो? वैसे ही रहो जैसे थी। वो उसे अपनी तरफ मुड़ते देखकर बोला। लेकिन क्यों? और आपने कार क्यों रोकी? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यार, तुम चुपचाप मेरी बात नहीं मान सकती क्या? उसने डांटा तो वो वापस बाहर देखने लगी। वहीं सारव ने अपना फोन निकाला और उसकी 4-5 फोटोज क्लिक कर ली। यस, हो गया। अब बोलो, क्या सोच रही थी? सारव ने खुश होकर पूछा। पहले आप बताइए, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, वो बस चुड़ैलों की गुरु माता की फोटो ले रहा था, अपने रूम में फ्रेम करके लगवाने के लिए, ताकि वो मुझे परेशान ना करे। थोड़ा माला फूल भी चढ़ा दूंगा। वो हंसा। उन चुड़ैलों ने मेरी फोटो देखी तो यही समझेंगी कि आप मुझ पर गलत नज़र रखते हैं। थोड़ी पट्टी मैं भी पढ़ा दूंगी, फिर आप ही सोचना आपका क्या होगा। वैसे मैं मम्मा को भी बोल सकती हूँ, फिर आप उन्हें जवाब देते रहना। तुम मेरी मोम पर अपना हक मत जताया करो, समझी? मेरा हक है। वैसे अब चलेंगे या यहीं खड़े रहेंगे? शांभवी ने चलने का इशारा किया। ओह हाँ, कहते हुए उसने वापस कार बढ़ा दी। अब बताओ, क्या सोच रही थी? सारव ने फिर से पूछा। कुछ नहीं। बताओ भी। बताने का कोई फायदा ही नहीं है, वो बोली और सामने देखने लगी। क्यों? बस ऐसे ही। यार, तुम ऐसे अजीब बिहेव मत किया करो। क्या बात है, प्लीज बताओ ना। सारव परेशान हो गया। बस हमारे बारे में सोच रही थी क्या? उसने एक नज़र उसे देखा और फिर सामने देखने लगा। यही कि कभी मुझे आपका जवाब सुनने को मिलेगा भी या नहीं। बोलते हुए वो उदास सी हो गई थी। उसने सारव की तरफ चेहरा घुमा लिया, मानो उसके चेहरे पर आने वाले भावों से कुछ अंदाजा लगाने की फिराक में हो। वहीं सारव उसकी बात सुनकर शांत हो गया था। उसे समझ आ रहा था कि अब जो शुरू हुआ है उसमें उसे खुद को रोकना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसीलिए वो पहले ही अपने आप को तैयार कर रहा था। कितने दिन हो गए हैं, मैं हर रोज इंतजार करती हूँ कि आज आप कुछ बोलेंगे, आज बोलेंगे, लेकिन सुबह से शाम, शाम से वापस सुबह, बस एक से ही निकल जाती है। कभी आपका जवाब आता ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता आखिर वजह क्या है। मैंने तो ऐसा भी नहीं कहा कि मुझे बस हाँ ही चाहिए। मुझे मतलब नहीं कि आपका जवाब क्या होगा, लेकिन मुझे बस सच जानना है कि आपके दिल में क्या है। इस तरह से चुप रहने जाने से अच्छा तो आप ना ही बोल दे। फिर कम से कम बिना किसी उम्मीद के एक रिश्ते को तो अच्छे से निभा पाती। जो प्यार होता वो सिर्फ मेरे भीतर होगा। कम से कम कोई सपने तो नहीं देखती। बोलते हुए उसकी आवाज़ धीमी हो गई थी, जिसे सारव भी समझ पा रहा था। इस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके लिए शांभवी की बातें सुनना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हाँ, मैं आपको सिर्फ अपने दोस्त के रूप में देख ही नहीं पाती। बहुत कोशिश करती हूँ ना सोचो, लेकिन मेरा बस ही नहीं चलता। आपके सपने देखने लगी हूँ, आपको पा लेने का जी चाहता है, और फिर याद आता है कि आपने तो कुछ कहा ही नहीं है। शायद हम बात ना करते, दूर रहते तो इतनी दिक्कत ना होती, लेकिन अपने ही प्यार के सामने रहने पर भी जब वो रिश्ता ना मिले तो बुरा लगता है। मुझे पता है कि आपकी कुछ वजह ज़रूर होगी जिस वजह से आप नहीं कह रहे हैं,
इसीलिए कभी कभी मन करता है कि आपके साथ किसी ऐसी दुनिया में पहुंच जाऊं जहां आपको किसी और चीज़ के बारे में सोचना ही ना पड़े। आप वो सब कह पाए जो आपके मन में है। पता है आप पर ना मुझे शक होता है। जिस तरह की आपकी हरकतें हैं उनसे मुझे अक्सर ही ऐसा लगता है कि जब भी आप जवाब देंगे तो वो हाँ में ही होगा। मुझे सच में ऐसा फील होता है जैसे आप मुझे प्यार करते हैं, लेकिन फिर इस बात का बुरा लगता है कि ये बात आप बता भी तो सकते हैं, अपनी मजबूरी भी तो बता सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं समझूंगी ही नहीं। शांभवी प्लीज मत करो ये सब। अभी तुम बस अपने करियर पर फोकस करो। इन सब में कुछ नहीं रखा। ये सारी चीजें बस माइंड को डाइवर्ट ही करेगी, जो सही नहीं है। ये वक्त इन सब चीजों का नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा करियर खराब हो। वो परेशान होकर बोला। और आपसे किसने कह दिया कि प्यार करियर बर्बाद कर देता है? वो मुस्कुराई तो सारों बस उसकी तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों में भी अजीब सी उलझन थी। हाँ, प्यार कभी भी आपको बर्बाद नहीं करता, ना ही नीचे खींचता है। प्यार हमेशा आपको आगे ही बढ़ाता है और आपको और बेहतर बनाता है। बशर्ते आपका प्यार सच्चा हो और सच्चे इंसान से हो। ये अंतर मैं देख चुकी हूँ, व्यक्तिगत अनुभव। वो फिर मुस्कुराई। जी, पहले और अब में बहुत फर्क है। आप एक्सेप्ट तक नहीं करते। आपके इतने ख्याल आते हैं। आपकी वजह से भी कुछ कम परेशान नहीं रहती मैं। पर इन सब का भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखा मैंने अपनी ज़िंदगी के किसी भी चीज़ पर। आपसे जुड़ी हुई जो भी उलझनें हैं वो कभी बोझ सी नहीं लगती। सोचती हूँ, चाहती भी हूँ कि आप मुझे स्वीकार कर ले, पर न करे तो उस चीज़ का इतना दुख नहीं होता कि कुछ बूंदे ही ना, क्योंकि मेरे लिए आपका होना ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है, भले ही कैसी भी हो। ऐसा नहीं है कि मेरी सोच इतनी पवित्र है, आई मीन प्राचीन काल जैसी, कि आपके साथ और दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचती। कलयुग की इंसान हूँ तो साधारण सी बात है, उस तरह के ख्याल भी आते ही हैं, और मेरी नज़र में ये गलत भी नहीं है। आखिर प्रेम में मैं आपसे दैहिक और आत्मिक दोनों तरह का ही रिश्ता चाहती हूँ, अगर मिले तो। पर ऐसा कोई प्रतिबंध भी नहीं है। ऐसा ना हो तो भी चलेगा ही नहीं। मुद्दा तो ये है कि आप ये भी तो स्वीकार नहीं करते कि आप सिर्फ मेरे दोस्त ही हैं और ज़िंदगी भर दोस्त के अलावा और कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। इसीलिए मैं कुछ ना सोचूं। आप ये कह दें तो फिर मैं भी आपसे डिफरेंट लेवल वाला प्यार कर पाऊंगी, राधा रानी या मीरा वाला टाइप। लेकिन फिलहाल तो महादेवी वाले प्रेम की चाह है, यानी आपकी पत्नी बनने की, जिसमें संबंध दोनों तरह का हो। वैसे प्रेम के मामले में मेरे आदर्श भी शिव शक्ति ही है, इसीलिए उनके जैसा ही, मतलब उन जैसा तो नहीं हो सकता, वो देव है, पर फिर भी इंसानों में उनके जैसा प्रेम और रिश्ता पाने की इच्छा जरूर होती है। ये भी सच है कि जैसे महादेवी के लिए महादेव है, आप भी मेरे लिए वैसे ही हैं, मेरे महादेव। भौतिक चीज़ों से प्यार करने वाले लोग ऐशो आराम वाली जिंदगी, पैसा, बंगला, गाड़ी के सपने देखते हैं। कुछ के सपने होते हैं कि वो पायलट, साइंटिस्ट, डॉक्टर, ऑफिसर्स बन जाए, और जिनका झुकाव आध्यात्म की ओर है, उनकी कामना मोक्ष को पाने की होती है। ये उनका सपना होता है। वही मेरा सपना है, आपकी पत्नी बनना। महादेव ने चाहा, अगर ऐसा कभी संभव हुआ कि मैं आपकी पत्नी बन जाऊं, तो उस दिन मैं शायद दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की होंगी। मैं उतनी ही, शायद उससे भी ज़्यादा खुश होंगी जितने कि ऐसे लोग खुश होते होंगे। वो सामने देख रही थी, वही उसकी बातों से सारों का मन उसके बस में नहीं आ पा रहा था। बार बार उसका जी चाह रहा था कि वो अभी उसे बता दे कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी उसने खुद को रोक रखा था। आखिर उसकी ये बातें उसे भी तो अच्छी लग रही थी, और यही वजह थी कि वो नहीं चाहता था कि वो चुप हो। शांभवी भी जैसे उसके मन की बात जानना चाहती थी, इसीलिए अब उससे जवाब जानने की बजाय खुद ही बोले जा रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त एक अलग ही चमक थी। उनमें हल्के से आंसू भी थे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि ये आंसू दुख के थे। वैसे एक बात बताऊं, कभी कभी ना मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैं आपकी वाइफ हूँ, उसने कहा। सारंग ने चौंक कर उसकी ओर देखा। जी, आपकी बदमाशियाँ मुझे अच्छी लगती है, और इन्हीं की वजह से भी मुझे शक भी होता है आप पर। जब आप करीब आते हैं तो दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। उस वक्त तो जो फील होता है वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। पता नहीं कैसा होता है, पर मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि आपकी आंखों में भी देख पाऊं। कहते हुए उसने आंखें बंद कर ली। सारंग ने जब ये देखा तो उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। वो समझ गया था कि अभी वो उन्हीं पलों में खो गई थी, महसूस कर रही थी, और उसे खुद के लिए बुरा लग रहा था कि वो सब फील नहीं कर सकता, क्योंकि वो ड्राइव कर रहा था। आपकी छुअन एक अजीब सी खुशी भर देती है, मेरा रोम रोम खिल उठता है। उस वक्त आप में से जो सुगंध महसूस होती है
वो चंदन को भी पीछे छोड़ देती है। उन कुछ पलों में मैं पूरी तरह से भूल जाती हूँ कि आसपास क्या हो रहा है, हम कहाँ हैं। उन कुछ पलों में ऐसा लगता है जैसे आप सच में मेरे पति हो और मुझे ऐसे तंग करने में आपको मज़ा आता हो। ऐसा लगता ही नहीं कि आप खुद को सिर्फ मेरा दोस्त कहते हैं। ऐसा लगता है कि मैं सच में आपकी पत्नी बन चुकी हूँ। वैसे एक तरह से अच्छा ही है कि आपने मुझे कुछ कहा नहीं अब तक, वरना मैं शायद ये पल ना जी पाती। थैंक यू मुझे ये खूबसूरत पल देने के लिए जिनमें मुझे आपकी पत्नी होने का एहसास होता है। हमारे रिश्ते का भविष्य क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये पल बेशकीमती है। इन कुछ पलों में ही आपकी पत्नी बनना ही मेरे लिए बहुत है। इसके अलावा भी कुछ मिलता है तो वो फिर बोनस ही होगा। वो हल्का सा मुस्कुराई और चुप हो गई। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? सारा को उसके चुप होने की उम्मीद नहीं थी। वो तो यही चाहता था कि वो बस बोलती रहे। हाँ तो मैंने कौन सा ट्रांजिस्टर सेट किया हुआ कि बोलती ही जाऊंगी। वो वापस अपने अंदाज में आ चुकी थी। अरे तो बोलती रहती ना, अच्छा लग रहा था सुनकर। अच्छा, पर आगे की सुनने की फीस लगेगी क्या? सारव ने उसकी ओर देखा। ब्याह कर लीजिए, फिर मैं दिन रात बोलती रहूंगी और आप सुनते रहना। वो हंसी। अच्छा, ब्याह कर लिया तो फिर ये नहीं सुनने को मिलेगा? तब तो बस लड़ोगी ही मुझसे। वो मुस्कुराया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अच्छी हूँ, लड़ती नहीं हूँ। हाँ मालूम है कितनी अच्छी हो। वैसे आज ये ज्ञान धारा कहाँ से फूट रही थी? मुझे तो किसी दूसरे ही संसार में विचरण करवा दिया था। मेहरबानी है जनाब की, वरना हम तो ठहरे मूर्ख अज्ञानी। वो फिर से मुस्कुराई। अच्छा, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है और इस विषय में तो बिल्कुल भी नहीं। अरे तो मैंने आपसे सीखा नहीं है, बस आपके साथ जो महसूस होता है, मतलब आपके इश्क में। ओहो मोहतरमा, आज तो आप किसी अलग ही मिजाज में लग रही है। वो हंसा। हाँ तो मैं आपकी तरह पागल थोड़ी ना हूँ। आप जो कर रहे हैं उसमें नुकसान तो आपका ही है, पर मैं क्यों छुपाऊं? जो है सो है, कोई जुर्म तो नहीं कर रही, बाकायदा आपको बता चुकी हूँ। ना ना, आपसे कोई जुर्म हो सकता है भला? वैसे एक सजेशन है। वैसे इतना ज्ञान प्राप्त कर ही लिया है तो फिर लोगों का भला भी कर दीजिए, लव गुरु बन जाइए। लव गुरु? हाँ हाँ, वैसे मुझे भी कभी कभार ऐसी ही फीलिंग आती है, पर मुझे क्या मिलेगा लव गुरु बनकर? अब फ्री में तो कोई काम होने से रहा। और वैसे अगर मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी मोहब्बत कोई चढ़ावा तो है नहीं कि कोई भी चढ़ा जाएगा। वो हंसते हुए बोला। ये भी है, पर मैं लव गुरु बन गई और ऐसा ज्ञान देने लगी और बाई चांस लोग मानने लग जाए तो फिर आप जैसे भाव खाने वालों की वैल्यू कम हो जाएगी। किसी को हाँ ना से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ना कोई पीछे पीछे घूमेगा किसी के हाँ करवाने के लिए। ऐसा होता है तो तुम भी नहीं घूमती फिर? मैं तो वैसे भी नहीं घूमती। आए बड़े, उसने मुंह बनाया। अच्छा छोड़ो, एक काम की बात सुनो। शाहरुख थोड़ा गंभीर हो गया। क्या वो मुझे पता चला है कि अनिमेश को मेंटल असाइलम भेज दिया गया है? उसने एक नज़र सांभवी को देखकर कहा। वाट, सच में? वो चौंक गई। हाँ वो एक्चुअली अब वो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेट हो गया था। कल रात को तो वो विकास के साथ किसी बार में भी गया था, फिर बेहोश होकर हॉस्पिटल पहुंच गया। वहाँ काफ़ी चिल्ला रहा था, जैसे उस दिन कॉलेज में। उसके बाद आज सुबह उसका जिस साइकियाट्रिस्ट से इलाज चल रहा था उसने उन्हें भी घायल कर दिया। देन उन्होंने उसे मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल भेजने के लिए बोल दिया, जिसके बाद आज ही उसके मॉम डैड उसे वहां लेकर चले गए थे। उसने बताया। ओ, वैसे आपको ये सब कैसे पता चला? शांभवी ने उसकी ओर देखा। अरे तो उसके बारे में तो स्टाफ में ही बातें हो रही है। वैसे ये सब उसके दोस्त विकास ने ही बताया मुझे। अच्छा, पर आपको कुछ अजीब नहीं लगता क्या? आई मीन हम जब मनाली गए थे तब सब ठीक था। वहाँ से आने के बाद उसने मुझे धमकाया भी था और होटल वगैरह बुलाना, बट अचानक ही उस पर हमला हो गया, जिसकी वजह से वो इतना डिस्टर्ब हो गया कि एक ही महीने में उसे मेंटल असाइलम में ले जाने की नौबत आ गई। मतलब ये अजीब नहीं है? जैसे कुछ तो बात जरूर है जो हम में से किसी को भी पता नहीं है। और वो मास्क मैन से इतना क्यों डर रहा है? आखिर ऐसा भी क्या हुआ है उसके साथ? वो कुछ सोचते हुए बोली। तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? सारव ने तिरछी नजरों से उसे देखा तो वो चौंक गई। आप पागल है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे क्यों उसकी फिक्र होने लगी? एक बात अच्छे से सुन लीजिए और समझ लीजिए। मेरे दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, हर जगह बस आप ही है। आपसे ही फुर्सत नहीं मिलती किसी और के बारे में सोचूं, इसीलिए दोबारा मत बोलिएगा। बट हाँ, जो चीज़ मुझे अजीब लग रही थी वो मैंने बोल दी। इसमें फिक्र होने जैसा क्या है? उसके साथ मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है और उसके बाद उसने जो कुछ भी किया उस वजह से
अब तो वो मर भी रहा हो तो भी मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये चीज़ें मुझे खटकी थी। ओके बस करो, समझ गया। जरा सी बात पर पारा हाई। मैंने ऐसा ही बोला था। उसने सिर हिला दिया। वैसे क्या आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए एक बार भी? सांभवी ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं खुद भी सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ होगा जो उसकी ये कंडीशन हो गई। मतलब सच में अजीब तो है, पर कुछ पता भी नहीं चल रहा। मैं और पता करने की कोशिश करूंगा विकास से, बट देखो, खैर जो भी हो, बस तुम्हारा मैटर खत्म हो उसके साथ जल्दी से। बाकी वो मेंटल असाइलम जाए या जहन्नुम, आई डोंट केयर। उसने कहा तो उसके चेहरे के रिएक्शन देखकर शांभवी मुस्कुरा दी। वैसे आपके वो दोस्त थे, वो अर्चित जी, उनका क्या हुआ? अरे वो, उसके पास फिलहाल कोई इम्पोर्टेंट केस आ गया है, सो अभी वो बिजी है। उसके वापस आने का मुझे भी वेट है, तभी कुछ आगे बढ़े। खैर, तुम्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए अभी के लिए। उसे मेंटल असाइलम से इतना जल्दी से छुट्टी तो मिलने से रही। तुम्हारे एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं जल्दी ही, तो तुम उसकी तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो बस। हाँ ये तो है, पर आप कुछ भी पता चले तो मुझे ज़रूर बताएंगे, ओके? पर पता तो चले पहले, शाहरुख बोला। वो दोनों फिर से एनी की कंडीशन के बारे में सोचने लगे थे। हालांकि शांभवी उसके ना कॉलेज आने की बात से अब खुश तो जरूर थी, पर फिर भी वो उसके बारे में जानना चाहती थी कि आखिर क्या हुआ था। अनिमेश को मेंटल असाइलम गए हुए 15 दिन हो गए थे। फरवरी शुरू हो चुकी थी, इस वजह से अब भी सर्दी काफ़ी कम हो गई थी और दिन में तो ठंड बहुत ही कम रहती थी। यहाँ एनी की किसी को फिक्र नहीं थी सिवाय विकास के। वो जल्द से जल्द एनी के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। जब भी वो शांभवी को शाहरुख के साथ खुश देखता तो जल भून जाता। वो उसे पाना चाहता था, लेकिन बिना एनी के उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होने वाली थी। एक वजह यह भी थी कि उसे अनिमेश के वापस लौटने का इंतजार था। वहीं शाहरुख और शांभवी का रिश्ता पहले की तरह ही चल रहा था। थोड़ी मस्ती मजाक, थोड़ी खींचातान अभी भी जारी थी। शांभवी जहां उसे हर रोज खुलकर अपने प्यार का इजहार करने लगी थी और उसके जवाब का इंतजार कर रही थी, वहीं शाहरुख ने अब तक उसे कुछ नहीं कहा था। हालांकि उसके बिहेवियर से अब शांभवी कन्फर्म थी कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी और इसके लिए वो कई बार चिढ़ भी जाती थी। लेकिन शाहरुख को उसे इस तरह से परेशान करने में मजा आने लगा था। अनिमेश के बारे में वो दोनों ही भूल चुके थे और फिलहाल भी अपने बीच के इन खट्टे मीठे पलों को जी रहे थे। दोनों के परिवार में भी काफी अच्छा चल रहा था। जहां शांभवी अक्सर उसके घर आ जाती थी, वहीं शाहरुख भी उसकी मां के बुलाने पर इन दिनों में एक दो चक्कर काट ही आया था। शांभवी की मां के साथ उसके पापा भी शाहरुख को बहुत पसंद करते थे। हालांकि उन्हें उसके रिश्ते के बारे में मालूम नहीं था, पर फिर भी उन्हें ये पता था कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज संडे था तो कॉलेज की छुट्टी थी। यही वजह थी कि शांभवी नीलिमा जी के बुलाने पर उनके घर आई हुई थी। वो आरव और उसकी माँ के साथ बैठी बात कर रही थी। अच्छा ये बताओ, कब तक तुम दोनों का ऐसे ही चलने वाला है? बेटा मेरी नाक मत कटवा देना, नीलिमा जी बोली। हाँ भाभी, आप जल्दी से उनका मुंह खुलवाओ, आखिर मुझे भी तो उनकी खिंचाई करनी है। आरव ने मुंह बनाया। अरे चुप करो, इतनी जोर से भाभी भाभी क्यों बोल रहे हो? उन्हें पता लग जाएगा कि आप दोनों मेरी साइड हो। शांभवी ने उसे चुप कराते हुए कहा। अभी यहाँ नहीं है वो, तो अभी तो बोलने दो ना। बड़ी मुश्किल से तो भाभी बोलना शुरू किया है। अब तो मेरी बेइज्जती है, अब रोकोगे तो फिर मैं नहीं बुला पाऊंगा। चुप कर, ऐसे कैसे नहीं बुलाएगा? भाभी तो बुलाना ही पड़ेगा। लेकिन शांभवी तुम बताओ आगे का क्या सोचा है? नीलिमा जी ने शांभवी की ओर देखा। मम्मा अब मैं क्या कहूँ, मैंने तो कितनी कोशिश कर ली। मतलब हर रोज मैं उनको लव यू बोलती हूँ, इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें बोलती हूँ कि पत्थर तो पत्थर, पूरा हिमालय पर्वत पिघल जाए, लेकिन ये नहीं पिघलते। कतई सख्त आदमी है सच्ची। आपने ऐसा बेटा जन्मा ही क्यों? शांभवी ने रोनी सी सूरत बना ली। बच्चे, अब इस चीज का तो मुझे भी पछतावा है, लेकिन इस प्रोडक्ट को चेंज भी तो नहीं कर सकते ना। सच्ची में मुझे गुस्सा आता है इन पर। बस एक बार ये बोल दे, फिर दिन में 9 नक्षत्र मैं दिखाऊंगी इन्हें। कोई इंसान इतने दिन तक कैसे खुद को रोक सकता है? मतलब गलती से भी इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता, भूल से भी नहीं कहते कभी। हाँ, पर हरकतें देख लो तो ऐसी है जैसे नए नवेले ब्याता हो। उसने मुंह बनाया। अच्छा सुन, तू एक काम कर, अभी ना वो रूम में अकेला ही होगा तो। ना ना, मैं नहीं जाऊंगी, शांभवी ने शाहरुख की मोम की बात पूरी होने से पहले ही कहा। तो उन्होंने उसकी तरफ देखा। हाँ मम्मा, वो अकेले हैं,
तो इसमें मेरा नहीं, उन्हीं का फ़ायदा है। मैं नहीं जाऊँगी, मुझे परेशान करते हैं, अच्छे आदमी नहीं हैं बिल्कुल भी। अरे तो बेटा थोड़ा सा हो ले परेशान। क्या? वो चौंकी। हाँ, अब पति तो तेरा ही है, जैसा भी है ना बच्चे? वैसे मुझे आज सुबह से बहुत अच्छे मूड में लग रहा है, तू कोशिश करना, मुझे लगता है आज तो पक्का कबूल करेगा। नीलिमा जी ने उसे मनाते हुए कहा। हाँ भाभी, आज तो आपको जंग जीतनी ही है। आप दोनों मिलकर मुझे शेर की मांद में अकेले भेजना चाहते हो, ये गलत बात है। अरे तो तू भी तो शेरनी है ना, जा, आज तो वो पक्का बोलेगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, विजयी भव। मम्मा, आपकी ये बातें सुनकर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे बॉर्डर पर जा रही हूँ शहीद होने के लिए। अरे चुप चुप बोल, ठीक है तू जा, हम कुछ नहीं बोल रहे। हाँ भाभी, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जाती हूँ, पर मुझे पता है वो आज भी कुछ ना कहने वाले, शांभवी बोली और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। इन लोगों ने मुझे भेज तो दिया है, पर आई नो मुझे यहाँ अकेले देखकर इनकी फालतू हरकतें शुरू हो जाएगी। हे शिवजी, रक्षा करना। वो सारव के रूम के दरवाजे पर पहुंचकर बुदबुदाई। खैर जाना तो होगा ही, उसने कहा और धीरे से डोर को धक्का दिया तो वो खुल गया। अरे खुला ही है, उसने सोचा और अंदर आ गई। ये कहाँ गए, दिख नहीं रहे। उसने इधर उधर देखकर सोचा और फिर आवाज लगाई, सारव सर, सर कहाँ हैं आप? सारव सर। शांभवी सारव के रूम में आ गई थी, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था कि तभी सारव के बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो तुरंत उस तरफ मुड़ी तो सारव बनियान में खड़ा था। हालांकि उसने नीचे जींस पहन रखी थी, उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था, जिस वजह से उसके कंधे गीले हो गए थे। शानदार फिजिक का मालिक सारव इस वक्त और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। सारव की नज़र जैसे ही शांभवी पर पड़ी तो वो वहीं रुक गया। इधर शांभवी को उसे ऐसे देखकर अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई थी। कुछ पलों तक दोनों एक दूसरे को ऐसे ही स्टेचू बनते देखते रहे। तभी सारव उनकी तरफ बढ़ा तो शांभवी को भी होश आया। इस वक्त वो शर्म से लाल हुई जा रही थी। वो एकदम से कुछ कह नहीं पाई और अपनी बगले झांकने लगी। वो एक्चुअली मैं आपको बुलाने आई एम रियली सॉरी, मैं बाहर चली जाती हूँ, आप प्लीज। वो अचकचाते हुए बोली और जल्दी से मुड़कर बाहर जाने लगी। तभी शारों ने उसका हाथ पकड़ लिया। गई भैंस पानी में, अब इनकी ठरक बाहर आएगी। मम्मी, उसने मन में कहा और रोने से सूरत बना ली। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? तुम्हारा ही रूम है, इसीलिए तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मुस्कुराया। मेरा? बोलते हुए वो मुड़ी। हाँ वैसे अब तुम हो यहाँ तो मेरी शर्ट भी निकाल दो, वरना मैं कुछ भी पहन लूँगा, उसने कहा तो शांभवी अलमीरा की तरफ बढ़ गई और उसके कपड़ों में उसके लिए शर्ट देखने लगी। हाँ ये पहन लीजिए, आप पर अच्छी लगेगी। बोलते हुए हाथ में शर्ट लिए वो पलटी तो देखा सारा रूम का डोर लॉक कर रहा था। ये आप क्या कर रहे हैं? आप डोर क्यों लॉक कर रहे हैं? उसने शर्ट को बेड पर फेंका और आगे बढ़ी। हम दोनों हैं हमारे रूम में, तो प्राइवेसी तो चाहिए ना। सारो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ घुमा तो वो वहीं खड़ी हो गई। ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारे रूम का क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं आप? शांभवी उसके चेहरे को देख रही थी। अरे अब जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है ना, तो ये रूम भी तुम्हारा ही है। और वो उसकी तरफ बढ़ा। मुझे नहीं चाहिए किसी का रूम। शांभवी ने मुंह बना लिया क्योंकि सारव ने अब तक उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी और ऊपर से ऐसी बातें, यही वजह थी कि वो उसे नाराजगी दिखा रही थी। क्या कहा? किसी का हूँ मैं? उसने उसे घूरा तो वो शकपका गई। नहीं नहीं, आई मीन आप वो, क्या वो याद नहीं आ रहा मैं कौन लगता हूँ तुम्हारा? याद दिलाऊं? अभी सब याद आ जाएगा एक ही मिनट में। बोलते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा तो शांभवी पीछे की तरफ हटने लगी, लेकिन सारव रुका नहीं। कुछ पलों बाद शांभवी पीछे दीवार से लग गई तो सारव भी उसके बिल्कुल पास आ चुका था। हटिए, क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि कौन हो तुम मेरी। वो उसके और पास आ गया। उसने अपना एक हाथ उसके कंधे के पास से दीवार पर रख लिया और दूसरा उसकी कमर पर। शांभवी की सांसें तेज हो गई थी, लेकिन फिर भी वो पूछी, बेटी कौन हूँ मैं आपकी? तुम वाइफ हो मेरी। उसके गुलाबी होठों पर मुस्कान और आंखों में बेशुमार प्यार था। अच्छा, और कब से? शांभवी ने आंखें दिखाई। आज और अभी से हम हस्बैंड वाइफ है। आई नो आप ये बकवास कर रहे हैं, मैं कुछ बोलूंगी तो अभी हंसने लगेंगे मुझ पर। उसने मुंह बनाया। तुम्हें अपने पति से डर नहीं लगता जो ऐसे उसकी बात को इग्नोर कर रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, हम सच में पति पत्नी हैं और मैं ये मानता हूँ। वो उसके बिल्कुल पास आकर बोल रहा था, जिस वजह से शांभवी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी।
जब इतना सब बोल ही दिया है तो एक बार ये भी कह दीजिए कि आप मुझसे प्यार करते हैं। उसने शाहरुख की आंखों में झांका। मैं ये क्यों कह दूं तुम मेरी वाइफ हो, पर मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। शाहरुख ने अजीब सा रिएक्शन दिया। हैं? क्या? ये क्या है? वाइफ हो पर आप मुझे प्यार नहीं करते? हाँ तो जरूरी है क्या हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार भी हो? वो अजीब तरह से बोला। वाट? आपको हो क्या गया है? शादी हमारी हुई नहीं, बट अकॉर्डिंग टू यू मैं आपकी वाइफ हूँ, एंड अकॉर्डिंग टू यू आप मुझे प्यार भी नहीं करते। फिर किस तरह से मैं आपकी वाइफ बन गई? पति पत्नी या तो शादी के बाद बनते हैं, उसमें प्यार तो होना जरूरी नहीं, और या तो प्यार से एक दूसरे को पति पत्नी मान लेते हैं। लेकिन हमारे केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर नहीं, आप बताइए मुझे, फिर किस एंगल से हम हस्बैंड वाइफ हैं? उसने चिढ़ते हुए कहा। एंगल? हाँ एक्चुअली ये ना सर्किल है, सर्किल 360 डिग्री, तो यहाँ कोई एंगल नहीं है। तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें ये मानना भी पड़ेगा। मैं मानता हूँ, तुम बताओ क्या तुम नहीं मानती मुझे अपना पति? अरे तो मेरा तो अलग है ना, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। आप बोल दीजिए कि आप प्यार करते हैं, मैं मान लूंगी कि हम हस्बैंड वाइफ है। वो अभी भी उससे सच बुलवाने की कोशिश में थी। मैं कोई प्यार नहीं करता, पर तुम मेरी वाइफ हो, उसने कहा तो शांभवी चिढ़ गई। ये क्या बकवास है? आपका दिमाग खराब हो गया है? पगला गए हैं आप? आपका दिमाग की नसें हिल गई है क्या? आपके सारे स्क्रू ढीले हो चुके हैं? ये क्या लॉजिक है? मैं पत्नी हूँ, लेकिन बिना शादी के और बिना प्यार के। भाई वाह, गजब। आप ना अब मुझे भी पागल खाने भिजवा देंगे एक दिन। एक काम कीजिए, आप ना पहले किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिल लीजिए, फिर मुझसे बात कीजिएगा। सच्ची में आपको एक अच्छे मानसिक रोग विशेषज्ञ की सख्त जरूरत है। बड़े आए। उसने हल्के गुस्से से उसे धक्का दिया और अपना पाँव पटक कर बाहर निकल गई। इधर शांभवी के जाते ही सारव ने अपने सिर पर चपत लगा ली। अब भी ये क्या कर रहा हूँ मैं? प्यार नहीं, पर वो मेरी वाइफ है। ये कौन सी थ्योरम है? कौन सा लॉजिक, कौन सा फॉर्मूला है भाई? ये क्या बोल रहा था मैं उससे? मैं सच्ची में पगला गया हूँ। उफ, अब तो मुझे ये शब्द बोल ही देना चाहिए, वरना सच में इसके प्यार में ताजमहल के तो नहीं, पर आगरा के मेंटल असाइलम की शेयर जरूर हो जाएगी। वो खुद से ही बड़बड़ाया और फिर उसे खुद पर ही हंसी आ गई। इधर दूसरी तरफ शांभवी उसके रूम से निकलकर गुस्से से बड़बड़ाती हुई जा रही थी। हस्बैंड वाइफ हैं, आए बड़े, फालतू टॉपिक्स पर पुराण सुना देंगे। लेकिन सीधे सीधे सरल शब्दों वाली एक लाइन बोलने में आफत है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर यही बोल दे तो क्यों ये नौटंकी करने की जरूरत पड़े? हक से मुझे अपने पास रख सकते हैं, मेरे करीब आ सकते हैं, पर नहीं, हक चाहिए किसे? इन्हें तो कब्जा करना है। पति मानो। नहीं मानती मैं। क्या कर लेंगे? वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर रही थी। वो तेज कदमों से आई और धम से सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे को देखकर नीलिमा जी और आरव को मामला समझ तो आ चुका था, लेकिन फिर भी वो जानना चाहते थे। बेटा क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? उन्होंने पूछा। तो क्या करूं मम्मा? मैं बोल रही हूँ इस आदमी को मैं किसी दिन छत से उल्टा लटका दूंगी। कितने वाहियात है। मतलब मुझे डाउट होता है कि मैं इन्हें प्यार करती हूँ। सच में मेरा ना सच्ची में दिमाग खराब है। वो गुस्से से बोली। पर भाभी हुआ क्या? बताओ तो सही। आरव, पहली बात, तुम आज के बाद मुझे भाभी नहीं बुलाओगे, तब तक जब तक कि तुम्हारे भाई एक्सेप्ट नहीं कर लेते। अरे पर आप ब्रो की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं क्यों ना बुलाऊं? आरव ने कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुना। मुझे अजीब लगता है जब तुम भाभी बुलाते हो, तब मुझे याद आ जाता है कि उन्होंने तो मुझे एक्सेप्ट तक नहीं किया। इसीलिए अब जब उनकी तरफ से इस रिश्ते को कंफर्मेशन मिलेगी तभी तुम भाभी बोलोगे। वैसे भी मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तो वही बुलाओ। ओके, जैसा आप कहे। ये लड़का तो सच में अब परेशान करने लगा है, पर कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। मुझे जल्दी से तुझे इस घर में लाना है, शाहरुख की मोम ने सोचते हुए कहा। तो बाकी सब भी सोचने लगे। एक काम करते हैं, ब्रो के रूम में कैमरा लगा देते हैं, फिर पता चल जाएगा, आरव ने अचानक से कहा। चुप कर, पता तो हमें पहले से ही है, बस उसके मुंह से निकलवाना है। नीलिमा जी ने उसे डांटा। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो शांभवी को आई लव यू बोल दे, उन्होंने सोचते हुए कहा। बाकी शब्द भी अपनी अपनी तरफ से सोचने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा मिशन दिया गया हो, जिसे उन्हें किसी भी हाल में पूरा करना है। आइडिया। कुछ देर बाद एकदम से नीलिमा जी बोली, तो दोनों ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई बहुत अच्छा आइडिया आया है जिससे उनका काम पक्का हो जाएगा।
तो दोस्तों, आखिर क्या आइडिया आया है सौरव की मॉम के दिमाग में? क्या वाकई उनके आइडिया से सौरव अपने दिल की बात कह देगा? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।